जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपने घर के पीछे के बगीचे में खुदाई कर रहा है। हाँ। और अचानक उसे कुछ अजीब सा मिल जाए। बिल्कुल। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराती है और जब वो इंसान वहां से मिट्टी हटाता है ना, तो उसे वहां एक पक्की ईंट दिखाई देती है। अच्छा। और ये कोई आम ईंट नहीं है, ये पूरी तरह से आकार में ढली हुई, आग में पकी हुई, लगभग 4000 साल पुरानी ईंट है। ओहो, 4000 साल। हाँ, और उस एक पल में वो इंसान 21वीं सदी से बाहर निकल जाता है और एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के आमने सामने खड़ा होता है जो आज भी खामोशी से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही है। और पता है, वो एक अकेली ईंट सिर्फ जली हुई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। हाँ, तो और क्या है? वो एक बहुत बड़ी गवाह है। वो एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसी सोच का सबूत है जो शायद आज के हमारे कई आधुनिक शहरों से भी ज्यादा सुलझी हुई थी। सच में? अगर देखा जाए तो इतिहास को खोजना असल में एक जासूस बनने जैसा है। यहाँ हर खामोश खंडहर, हर पुराना सिक्का और हर एक पत्थर किसी बहुत बड़े रहस्य का सुराग होता है। यही बात इस विषय को इतना रोमांचक बनाती है और आज के हमारे इस डीप डाइव या इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। बिल्कुल। आज हम भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में विशाल समुद्र तक फैले इस उपमहाद्वीप की पूरी कहानी पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही विशाल है। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ कुछ तारीखें या राजाओं के नाम रट लेना बिल्कुल नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि पाषाण काल के उस गुफा मानव से लेकर सिंधु घाटी के उन बेहद उन्नत नगरों तक और फिर वैदिक काल के गहरे दार्शनिक विचारों तक मानव सभ्यता का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ। और ये एक बहुत ही अहम सफर है, क्योंकि देखिए, इतिहास का अध्ययन केवल ये जानना नहीं होता कि अतीत में क्या हुआ। सही बात है। असली मजा तो ये समझने में है कि वो क्यों हुआ। जब हम अलग अलग सुरागों और स्रोतों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तब जाकर इतिहासकार इस विशाल पहेली की एक पूरी साफ तस्वीर बना पाते हैं। तो इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी घटनाओं और साम्राज्यों की बात करें, मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। हमें इस प्राचीन इतिहास की इतनी बारीक जानकारी मिलती कहाँ से? उस जमाने में कोई इंटरनेट या न्यूज़पेपर तो थे नहीं। जाहिर सी बात है, नहीं थे। तो हमारे स्रोतों में धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक किताबें हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं और जमीन से निकले पुरातात्विक साक्ष्य शामिल हैं। अगर हम सबसे पहले ग्रंथों की बात करें तो शुरुआत वेदों से होती है ना? जी, वेद सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 4 हैं। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि ये उस समय के समाज का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028, ठीक है। और जो महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचा गया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना? हाँ, जो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, वो इसी ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का पता चलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का भी जिक्र है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो वेद सबसे अंत में रचा गया, अथर्ववेद, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। अलग तस्वीर? वो कैसे? क्योंकि अथर्ववेद में हमें उस समय के आम इंसानों के रोजमर्रा के विश्वासों, उनके अंधविश्वासों, तंत्र मंत्र और जादू टोने की जानकारी मिलती है। अरे वाह! ऋग्वेद जहां बड़े बड़े देवताओं और दर्शन की बात करता है, वहीं अथर्ववेद हमें बताता है कि सड़क पर चलने वाला आम जनमानस उस समय क्या सोच रहा था और किन चीजों से डरता था। ये तो बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। और ग्रंथों की इस सूची में 18 पुराण भी हैं, जिनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया है। एकदम सही। इसके अलावा चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जो कूटनीति और प्रशासन समझाता है, और कल्हण की राजतरंगिणी है, जो मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। जी। लेकिन इन भारी भरकम ग्रंथों से ज्यादा मुझे जो चीज रोमांचित करती है, वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। अच्छा, वो क्यों? वो लोग तो मुझे उस जमाने के ट्रैवल व्लॉगर्स की तरह लगते हैं, जो दुनिया घूम रहे थे और अपने अनुभव लिख रहे थे। ये ट्रैवल व्लॉगर्स वाली तुलना काफी हद तक सही बैठती है। बस फर्क इतना था कि उनके पास कैमराज नहीं थे। हाँ, वो तो है। इन यात्रियों में यूनानी रोमन लेखक सबसे प्रमुख हैं, जैसे हेरोडोटस, जिन्हें दुनिया इतिहास का पिता कहती है, या फिर मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और जिसने इंडिका नाम की मशहूर किताब लिखी। इंडिका,
राइट। बाद के दौर में हम चीनी यात्रियों को देखते हैं, जैसे फाहियान और वेनसांग। वेनसांग तो राजा हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में बाकायदा पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने आए थे। ये तो काफी मशहूर कहानी है। बिल्कुल। फिर अरबी लेखक अलबरूनी भी आए, जो महमूद गजनवी के साथ थे। उनकी किताबुल हिंद राजपूत कालीन समाज का एक बहुत ही शानदार आईना है। रुकिए, यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। क्या हुआ? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम इन प्राचीन ट्रैवल व्लॉगर्स की बात करें तो इनमें एक बहुत बड़ी खामी भी थी। कैसी खामी? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि टीशियस नाम का एक यूनानी लेखक था, जिसका भारत के बारे में विवरण इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय कहानियों से भरा था कि उसे सच माना ही नहीं जा सकता। ये बात तो है। यहाँ तक कि हेरोडोटस की बातें भी बहुत हद तक सुनी सुनाई अफवाहों पर आधारित थी। तो अगर ये विदेशी यात्री इतना बड़ा चढ़ाकर लिख रहे थे या महज अफवाहों को इतिहास बता रहे थे, तो इतिहासकार इनकी बातों पर आंख मूंद कर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी गंभीर इतिहासकार इन विदेशी विवरणों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं? वे इन हवाई दावों की तुलना ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों से करते हैं, यानी उस सच से जो सीधे जमीन के नीचे से निकलता है। जमीन से निकले साक्ष्य मतलब आप अभिलेखों और सिक्कों की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब किसी किताब में किसी राजा की महानता का जिक्र होता है तो इतिहासकार पत्थरों या खंभों पर उकेरे गए अभिलेखों में उस राजा को खोजते हैं। जब साहित्य और पत्थर की कहानी मेल खाती है तभी उसे इतिहास माना जाता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख को ही ले लीजिए। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला ऐसा शिलालेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द का स्पष्ट रूप से जिक्र मिलता है। ओह, तो भारतवर्ष नाम वहां से आता है? जी। या फिर भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जो सती प्रथा का पहला लिखित और ठोस साक्ष्य देता है। और सिक्के कैसे मदद करते हैं? मैंने स्रोतों में आहत सिक्कों के बारे में पढ़ा है, जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें आहत क्यों कहा जाता था? आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाना या ठप्पा मारना। अच्छा, स्टैंप करना। हाँ, इन शुरुआती सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, बल्कि इन पर ठप्पा मारकर अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे। साहित्य में इन्हें कार्षापर्ण भी कहा गया है। ये सिक्के हमें बताते हैं कि उस दौर में व्यापार कैसा था, धातु विज्ञान कितना उन्नत था और अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी। अफवाहों और सच को इन्हीं की मदद से अलग किया जाता है। तो इन ठोस सुरागों को समझने के बाद अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। चलिए उस दौर में चलते हैं जहां से इंसान ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई। शिकार करने वाले गुफा मानव से लेकर एक बेहद उन्नत नगरीय सभ्यता बनाने तक का सफर। ये सब शुरू कैसे हुआ? इस सफर की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होती है। पूरा पाषाण काल में इंसान का जीवन बहुत बुनियादी था। वो पूरी तरह शिकार पर निर्भर था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, आग की खोज। इसने सब कुछ बदल दिया। जाहिर सी बात है। उसके बाद नव पाषाण काल आते आते एक और बड़ी क्रांति हुई, पहिए का आविष्कार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण चीज कृषि की शुरुआत हुई। खेती करना सीख लिया। हाँ, मेहरगढ़ वो जगह है जहां से हमें गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। इंसान ने बंजारा जीवन छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया, कुत्ते को अपना पहला पालतू जानवर बनाया और शायद धातुओं का इस्तेमाल भी शुरू किया। बिल्कुल। जिस पहली धातु को उसने पिघलाकर इस्तेमाल किया वो तांबा थी। और उसी तांबे से आगे चलकर कांस्य युग की शुरुआत हुई, जिसने नींव रखी सिंधु घाटी सभ्यता की। जी हाँ। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का ये समय इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में से एक है। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और हड़प्पा इसके सबसे प्रमुख नगर थे। सही कहा आपने। इस सभ्यता का फैलाव कितना विशाल था? ये सभ्यता अपने समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ी थी। इसका फैलाव पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक था। बाप रे, इतना बड़ा एरिया। लेकिन इनका फैलाव उतना चौंकाने वाला नहीं है जितना कि उनका नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग। हाँ, स्रोतों में ग्रिड पद्धति का बार बार जिक्र आता है। आज के समय में हम आधुनिक स्मार्ट सिटीज में इस तरह की प्लानिंग देखते हैं। उस जमाने में इस ग्रिड पद्धति का असल में क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उनके शहर बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। मतलब पूरा शहर ग्रिड की तरह था। हाँ,
आयताकार खंडों में बटा हुआ था। हवा इस तरह से चलती थी कि सड़कें अपने आप साफ हो जाती थीं। क्या बात है। सबसे बड़ी बात, उनके घर आग में पकी हुई एक ही स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटों से बने थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों की व्यवस्था इतनी बेहतरीन और ढकी हुई थी कि आज के कई विकासशील शहर भी वैसी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। और एक अजीब बात जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की गली में खुलते थे। ये तो बहुत अजीब है। अजीब लगता है, लेकिन ये उनके एकांत और प्राइवेसी को महत्व देने का सबूत है, और शायद मुख्य सड़क की धूल मिट्टी से बचने का एक तरीका भी। स्मार्ट। केवल लोथल एक ऐसा शहर था जो उनका एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था, जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। शायद इसीलिए क्योंकि वो एक व्यापारिक केंद्र था और वहां दुकानों के लिए ऐसा करना जरूरी था। मेक सेंस। और मोहनजोदाड़ो का बृहत स्नानागार या ग्रेट बाथ भी तो उनके इंजीनियरिंग का एक बड़ा सबूत है। बिल्कुल। वो मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। जी। धर्म की बात करें तो वहां पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य हैं, यहां तक कि स्वास्तिक चिन्ह भी शायद हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी सभ्यता में, इतने बड़े बड़े शहरों में खुदाई के दौरान किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सच में? कोई मंदिर नहीं? जी नहीं। धर्म जीवन का हिस्सा था, लेकिन शायद उसके लिए विशाल इमारतों की जरूरत नहीं समझी गई। यहाँ पर आकर एक बात मुझे सच में बहुत हैरान करती है। क्या? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसके पास पक्की ईंटों के घर थे, जो सूती और ऊनी कपड़े पहनती थी, जो मनोरंजन के लिए चौपड़ खेलती थी, जिनका व्यापार हजारों किलोमीटर दूर इराक तक फैला था, लेकिन खुदाई में कोई भी तलवार नहीं मिली। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो लोग हथियारों से परिचित क्यों नहीं थे? इतनी समृद्ध सभ्यता ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार क्यों नहीं बनाए? ये इतिहास का एक बहुत ही गहरा और अनसुलझा पहलू है। जब इतिहासकार सिंधु घाटी को देखते हैं तो उन्हें एक विस्तृत साम्राज्य नजर आता है। लेकिन ये साम्राज्य किसी बाहुबली या योद्धा राजा के हाथ में नहीं था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का प्रशासन वणिक वर्ग यानी व्यापारियों के हाथ में था। अच्छा, व्यापारियों का शासन। जी, ये पूरी दुनिया के प्राचीन इतिहास का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है, जहां एक पूरी सभ्यता ने युद्ध, हिंसा और हथियारों को नकार दिया था। वाओ। उनका पूरा ध्यान शांति, व्यापार, बेहतरीन शहरी प्रशासन और तौल की सटीक इकाइयों पर था, जिनके बाट 16 के अनुपात में होते थे। वो लड़ना नहीं, व्यापार करना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हथियारों से दूरी उन्हें प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा सकी। माना जाता है कि भयानक बाढ़ ने इस महान सभ्यता का विनाश कर दिया। हाँ, बाढ़ को ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और इसके पतन के साथ ही भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है। यू टर्न? वो कैसे? हम पक्की ईंटों वाले उन बेहतरीन स्मार्ट शहरों और चौड़ी सड़कों से निकलकर वापस एक ग्रामीण और देहाती जीवन की ओर लौट जाते हैं। इसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। एक तरह से ये मानव सभ्यता का एक रीबूट था। ये तुलना काफी सही है। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था। 1500 ईसा पूर्व से शुरू होने वाला ये वैदिक काल मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने की, जिनकी भाषा संस्कृत थी। ये सिंधु घाटी के बिल्कुल विपरीत एक पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। और इस नए समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गई थी, जहां परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। जी। लेकिन एक बात जो बहुत ही सकारात्मक थी वो ये कि इस शुरुआती ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। जब हम उस दौर के समाज को देखते हैं तो बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी कोई कुरीति नहीं थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो इसे पुनर्विवाह का पूरा अधिकार था। शिक्षा के दरवाजे महिलाओं के खुले थे। जैसे लोपामुद्रा और घोषा का जिक्र आता है। हाँ, ये विदुषी महिलाएं थी जो न सिर्फ शिक्षा ग्रहण करती थीं, बल्कि धार्मिक और दार्शनिक बहसों में हिस्सा लेती थीं और यज्ञों में शामिल होती थीं। प्राचीन विश्व के हिसाब से ये बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। लेकिन अर्थव्यवस्था के नजरिए से मुझे एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात? सिंधु घाटी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था, मोहरें और मुद्राएं चल रही थीं, लेकिन वैदिक काल में आके अचानक सब कुछ गाय के इर्द गिर्द घूमने लगा। हाँ, गाय का महत्व बहुत बढ़ गया था। गाय को अज्ञा घोषित कर दिया गया, जिसका मतलब था कि उसे मारना सबसे बड़ा अपराध है।
यहाँ तक कि इस दौर में युद्ध जमीन या सोने के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए होने लगे, जिसे गविष्टि कहा गया। सही कह रहे हैं आप। तो मेरा सवाल ये है कि सिंधु घाटी में व्यापार और मुद्रा का इतना चलन था, लेकिन वैदिक काल में गाय अचानक अर्थव्यवस्था का केंद्र और युद्ध का कारण कैसे बन गई? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो हमें उनकी जीवन शैली को समझना होगा। सिंधु घाटी के लोग एक जगह स्थायी रूप से रहकर व्यापार करते थे, लेकिन आर्य शुरुआत में घुमंतु थे। वो पशुपालक थे। जब कोई समाज लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए जमीन या पक्के मकानों का कोई मोल नहीं होता। पॉइंट है। उनके लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति वो है जो उनके साथ चल सके, यानी उनके पशु। इसीलिए जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थीं, वो उतना ही अमीर और शक्तिशाली माना जाता था। अच्छा, तो संपत्ति का पैमाना ही बदल गया था। बिल्कुल, गाय उनके जीवित रहने का सबसे बड़ा साधन थी, इसीलिए वो अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गई। समझ गया। और इसी समय काल में एक और तकनीकी धमाका हुआ, लोहे की खोज। आर्यों ने लोहे को शाम अयस का नाम दिया। लोहे के आविष्कार ने तो मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। तांबा या कांसा नरम धातुएं थीं, लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को काटना आसान हो गया। और खेती में भी इसका असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। लोहे के फाल वाले हलों ने खेती को एक बिल्कुल नए और बड़े स्तर पर पहुंचा दिया। कृषि का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। और शायद यही वो समय था जब दार्शनिक रूप से भी समाज बहुत गहराइयां छू रहा था। ऋग्वेद के समय इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, जबकि आज की प्रमुख नदियां गंगा और यमुना का जिक्र मुश्किल से मिलता है। हाँ, सिर्फ एक बार जिक्र है। लेकिन धीरे धीरे हमारा दर्शन विकसित हुआ। सांख्य दर्शन जैसे विचार सामने आए जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी इसी दौर में रचे गए मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दर्शन जरूर गहरा हो रहा था, लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी और कठोर तब्दीली भी आ रही थी। आप किस तब्दीली की बात कर रही हैं? उत्तर वैदिक काल आते आते सब कुछ बदल गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में ये व्यवस्था इंसान के काम या कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तरह से जन्म के आधार पर तय होने लगी। वर्ण व्यवस्था अब एक कठोर और बंद जाति व्यवस्था में बदल गई थी। और जब समाज में इतनी कठोरता आती है तो एक बगावत भी जन्म लेती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपयोग ने कृषि का विस्तार किया। जैसे जैसे जंगल साफ हुए और बस्तियां बढ़ीं, छोटे जन बड़े राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बताता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 बड़े महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपद? हाँ, इनमें मगध, काशी, कौशल और अवंती जैसे बेहद शक्तिशाली राज्य शामिल थे। ये तो बिल्कुल आधुनिक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या राज्यों के संघ जैसा लगता है। लेकिन ये बदलते सामाजिक और राजनीतिक माहौल का दौर था। इसी समय नए विचारों और दर्शनों, विशेषकर जैन धर्म ने जन्म लिया। बिल्कुल। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर स्वामी ने की थी, है ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अच्छा, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जी, लेकिन इस दर्शन को इसका वास्तविक आकार और जन जन तक पहुंचाने का काम 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया। उनके जीवन के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? कुंडग्राम में जन्मे महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया। 12 वर्षों की अत्यंत कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल की तपस्या? बाप रे! हाँ, और उसके बाद वो जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त कहलाए। उनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? उन्होंने 5 महाव्रतों का कड़ाई से पालन करने को कहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा न करना। ये 4 व्रत पहले से थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। और ईश्वर के बारे में उनका क्या विचार था? वो किसी ईश्वर या सृष्टिकर्ता को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा के अस्तित्व पर उनका पूरा विश्वास था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा सवाल यह है कि ठीक इसी समय जैन धर्म जैसे कड़े अहिंसावादी और त्याग प्रधान दर्शन को इतनी लोकप्रियता क्यों मिली? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अचानक से अहिंसा और त्याग की बात समाज को इतनी जरूरी क्यों लगने लगी? इसका जवाब उस समय की अर्थव्यवस्था और सामाजिक घुटन में छिपा है। उत्तर वैदिक काल की जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ने
निचले तबके और आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किल कर दिया था। ये तो है। दूसरी बात, बड़े बड़े यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाने लगी थी। अब लोहे के हल आ चुके थे और खेती के लिए बैलों का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। ओह, तो पशु बलि से खेती को भारी नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। इसके अलावा जो वैश्य वर्ग व्यापार कर रहा था, उसे तरक्की के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल चाहिए था। जैन धर्म ने अपने त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के जरिए एक समानता का संदेश दिया। उनकी कठोर अहिंसा ने कृषि आधारित समाज की आर्थिक जरूरत को पूरा किया। यही वजह है कि लोग इस नए दर्शन की तरफ तेजी से आकर्षित हुए। लेकिन जैन धर्म का ये सफर भी बिना किसी बाधा के नहीं चला। स्रोतों में जिक्र है कि मगध में लगातार 12 साल तक एक भयानक अकाल पड़ा। जी, ये बहुत बड़ा अकाल था। इसके कारण भद्रबाहु नाम के आचार्य अपने कई अनुयायियों के साथ दक्षिण में कर्नाटक चले गए। जो लोग मगध में ही रुक गए वो स्थूलभद्र के अनुयायी कहलाए। बिल्कुल सही। और जब अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु वापस लौटे तो दोनों गुटों के विचारों में इतना गहरा मतभेद हो गया कि जैन धर्म 2 अलग-अलग संप्रदायों में बंट गया। हाँ, एक बने श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे और दूसरे दिगंबर जो पूरी तरह से नग्न रहते थे। ये विभाजन हमें ये भी सिखाता है कि समय, भूगोल और परिस्थितियां कैसे महान दार्शनिक विचारों की दिशा बदल देती हैं। जाहिर सी बात है, भूख और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने एक धर्म को 2 अलग-अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे इतिहासकारों ने ग्रंथों, जमीन में दबे सिक्कों और विदेशी यात्रियों के लेखों को एक साथ जोड़कर हमारे अतीत की एक शानदार तस्वीर बनाई है। जी, हमने पत्थर के औजारों से लेकर सिंधु घाटी के पक्की ईंटों वाले उन स्मार्ट शहरों का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे बाढ़ के बाद वैदिक काल में इंसान एक ग्रामीण जीवन की ओर लौटा, जहां अर्थव्यवस्था का केंद्र मुद्रा से हटकर गाय बन गई। और लोहे ने कैसे सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। और अंततः लोहे के फाल ने कैसे खेती बढ़ाई, जिससे 16 बड़े महाजनपद बने, और पशुबलि के खिलाफ कैसे जैन धर्म की अहिंसक लहर ने पूरे समाज को एक नया रास्ता दिखाया। और सुनने वालों के लिए ये सब जानना बहुत अहम है, क्योंकि देखिए, इतिहास केवल अतीत नहीं है। सही बात है। आज की कई मान्यताएं, हमारी भाषाओं की जड़ें, सत्यमेव जयते जैसे राष्ट्रीय आदर्श और हमारी आध्यात्मिक विविधता की नींव इसी कालखंड में रखी गई थी। ज्ञान का असली मूल्य उसे समझकर आज के परिप्रेक्ष्य में लागू करने में है। क्या खूब कहा है। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। वो क्या है? जरा सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि हमें मिली है, उसे दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकार मिलकर भी आज तक पढ़ नहीं सके हैं। हाँ, वो आज भी एक रहस्य है। तो वो अपनी मोहरों पर क्या लिख रहे थे? अगर कल को कोई वैज्ञानिक उस लिपि को डिकोड कर ले तो क्या पता प्राचीन भारत के इस इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय हमारे सामने खुल जाए। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, एक ऐसा सच जो हमारी अब तक की सारी समझ को बदल कर रख दे। ये सच में सोचने वाली बात है। अगली बार तक के लिए इस अनसुलझे रहस्य पर विचार